बॉलीवुड बेकार है, खत्म हो चुका है, बॉयकॉट हो गया है। अब तो देखो साउथ इंडियन मूवीज का टाइम आ चुका है, सिर्फ वही चलेंगे अब से थिएटर में। बॉलीवुड क्या घटिया मूवी बना रहा है। आरआरआर देखी तुमने? क्या मस्त मूवी, क्या सब कुछ रियल, असली वीएफएक्स, असली टाइगर टाइगर ना, असली इमोशन, असली सब कुछ। ये सब आजकल ये हिंदी मूवी इंडस्ट्री में कहां? तेलुगु की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आरआरआर इन सब के बावजूद काफी घटिया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मारो मत यार, सुन के तेलुगु वाले तो पक्का मारने पे तुल जाएंगे। भैया नेनु तेलुगु ने रा चंपद्दू चंपद्दू चंपे मुंदर ఒక్క నిమిషం నా మాట వినండి प्लीज। अच्छा, तो आपने पद्मावत नाम की मूवी तो देखी होगी, और तो आप ये जानते होंगे कि उस मूवी के पहले कितना बवाल आ गया था, क्योंकि पद्मावती, रानी पद्मावती का जो कैरेक्टर था उसके पोर्ट्रेल में कुछ 19-20 का हो गया था। इसके चलते भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने थिएटर जला देने की धमकियां दी, काफ़ी सारे राजपूत आउटफिट्स बौखला गए, सब कुछ 19-20 के फर्क पे। तो भाई साहब, मैं अब यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि राजामौली ने तो आरआरआर में फैक्ट नहीं चाहिए मुझे, फैक्ट हटाओ टाइगर, और ट्रेन ला, मुझे ट्रेन चाहिए, ट्रेन ला, मार दूंगा मैं। ट्रेन 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 वीएफएक्स, यस। अगर आप जानते हैं कि कैसे, अगर आपको जानना है कि किन भिन्न भिन्न प्रकारों से राजामौली ने इस मूवी में फैक्ट्स को और इतिहास को 19-20 नहीं 9-2-11 कर दिया है, और क्यों किया है, और इतनी अच्छी मूवी के बीच में हम 3 कास्ट को क्यों लाने वाले हैं, तो कृपया करके ये वीडियो देख लें। कोमुरम भीमुडो। RRR is a horrible portrayal of both of its main characters. भीम, कोमुरम भीम का कैरेक्टर, और राम, अल्लूरी सीताराम राजू का कैरेक्टर। बट खास तौर से घटिया पोर्ट्रेयल रहा है भीम, कोमुरम भीम के कैरेक्टर का। चलिए आपको जल्दी से एक कैरेक्टर स्केच देते हैं। आसिफाबाद करके एक नगर है, उसके पास संकेपल्ली नाम का एक गांव, और उस गांव में 1901 में कोमुरम भीम का जन्म हुआ था एक गोंद आदिवासी परिवार में। आज की डेट में आसिफाबाद और संकेपल्ली जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही नाम तेलंगाना सरकार ने बदल के कोमुरम भीम डिस्ट्रिक्ट रख दिया है। तो इससे आदिवासी ज़मीन हड़पने का सिलसिला बंद हुआ हो ना हुआ हो ये तो नहीं पता चलता, पर इतना पता चल जाता है कि कोमुरम भीम बड़े इंपॉर्टेंट इंसान थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उस ज़माने में पूरा तेलंगाना हैदराबाद स्टेट में पड़ता था, जहां एक फ्यूडल सिस्टम कायम था। रियासत की ऑलमोस्ट सारी सरजमीन या तो बड़े ज़मींदारों के नाम थी या निज़ाम की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। हैदराबाद स्टेट में इंसाफ और इक्वालिटी का नामो निशान नहीं था। निज़ाम सरकार की जंगलात पुलिस, फॉरेस्ट पुलिस गोंद आदिवासियों को उनके ट्रेडिशनल लैंड से बेदखल कर रही थी, और ज़मींदार उनके ऊपर लगान पे लगान लगाए जा रहे थे। कोमुरम भीम भी सरकारी गुंडों से बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे। एक लड़ाई में एक सरकारी अफसर के साथ उन्होंने एक निजामी अफसर को मार गिराया, जिसके बाद उनके पीछे लगी पुलिस और उनको जाना पड़ा अंडरग्राउंड उनसे बचने के लिए। इसी दौरान अंडरग्राउंड में जब वो थे, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू खुद को उन्होंने पढ़ना और लिखना सिखा दिया। उसके बाद वो असम तक भागे, वहां पे कुछ साल एक टी प्लांटेशन में काम किया, मजदूर यूनियंस का हिस्सा रहे, जेल भी गए, एंड फिर इवेंचुअली ये तय कर लिया कि हैदराबाद स्टेट लौटकर वहां के गोंद आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जब साफ हो गया कि निजाम सरकार प्यार मोहब्बत से मानने वाली नहीं है, तो कोमुरम भीम ने आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू करने का फैसला लिया। ये तय किया कि आदिवासी जमीन से जमींदारों और निजाम सरकार को बेदखल करने के लिए हथियार उठाना जरूरी है। उन्होंने अपनी खुद की गेरिल्ला फौज बनाई, जल जंगल जमीन का नारा दिया, और कुछ 12-13 साल बाद एक एनकाउंटर में शहीद हो गए। ब्रो क्या बेस्ट है ब्रो, मतलब एकदम क्या महान शख्सियत है ब्रो, विराष्ट्र राष्ट्रवादी एकदम। निजाम की तो एकदम गोड़ मोड़ दी एकदम कार। अब बट इससे पहले कि उनको कोई विराट राष्ट्रवादी बुला दे, हियर्स अ पॉइंट व्हिच मे ब्लो योर माइंड।
हथियार उठाने के बाद कॉमरेड कोमरम भीम ने चुपके चुपके ताल्लुकात, संबंध, रिश्ते नाते बिठाए with the CPI, Communist Party of India. RRR रियली रोमांचक रद्दी। पार्ट 3। हमारे कॉलेज में एक सिनेमा के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बार फरमाया था कि इंडिया में जो मूवीज़ बनती हैं उनमें से 90% की स्टोरी या तो रामायण से मिलती है या महाभारत से। रियली रोमांचक रद्दी की भी यही कहानी है। रामायण के पैरेलल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि भीम का कहना कि वो राम और सीता को मिलाकर रहेंगे, इवन इफ दैट मीन्स कि उनको लंका को जलाना पड़े, या एक लिटरल एनिमल सेना ले आना टू फाइट द एनिमी, फ्रॉम राम जी को अपने कंधों पे कैरी करना टू संजीवनी रूपी जड़ी बूटी ढूंढ निकालना जिससे विष निवारण हो सके। देखिए, पैरेलल्स बहुत सारे हैं, अगर आप और ढूंढना चाहें तो ट्राई करिए, आपको 15-20 तो यूं ही मिल जाएंगे। पर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है, हमें अब समझना पड़ेगा आइडियल ऑडियंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। आइडियल ऑडियंस जैसे कि आप। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जब बचपन में टीवी पे ड्रैगन 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 बॉल जी चलता था तो वो किसके लिए चलता था? दादी के लिए? नहीं, वो घर के शैतान नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए चलता था। हैना मोंटाना बालिका के लिए और बालिका वधू माता के लिए। मतलब डायरेक्टर साहब एक आइडियल ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए अपना मूवी या कार्टून बनाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि RRR की आइडियल ऑडियंस कौन है? ये वो लोग हैं जो हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में और दिल्ली में हल्की हल्की महंगी टिकट खरीद के इस मूवी को देखने जाएंगे। शहरी मिडिल क्लास से डायरेक्टर साहब का सबसे ज़्यादा पैसा वसूल होता है। और मूवी डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट लॉजिक तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। जब तक मूवी इन बड़े शहरों में नहीं चलेगी तब तक मूवी सुपर हिट बन ही नहीं सकती। अच्छा, पर इस आइडियल ऑडियंस के कॉन्सेप्ट से फ़र्क क्या पड़ता है? मूवी तो कोई भी देख सकता है ना। हाँ, ये बात सच है, पर पॉइंट यहाँ सिर्फ मार्केटिंग एंड कंजम्पशन का नहीं है, प्रोडक्शन का भी है। मतलब जो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव होता है, दुनिया देखने का नज़रिया होता है, डायरेक्टर साहब जाने अनजाने में उसी पर्सपेक्टिव को अपना के मूवी बनाते हैं ताकि ये मूवी इन ऑडियंस के सामने चल सके, उनको पसंद आ सके। तो इससे ये होता है कि मूवी का खुद का एक ख़ास नज़रिया होता है। मूवी एक ख़ास नज़रिए को खुद रिप्रेजेंट भी करती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 1930s के दौरान दिल्ली में एक प्ले हो रहा है। प्ले का डायरेक्टर अंग्रेज, एक्टर अंग्रेज, देखने वाला अंग्रेज, और प्ले का टॉपिक ये कि अंग्रेजी हुकूमत कितनी बेस्ट चीज़ है यार। अब जाहिर बात है कि हिंदुस्तानियों को हेल्पलेस और सैवेज दिखाया जाएगा इस प्ले में, जिनके ऊपर ब्रिटिश लोगों ने बड़ा एहसान किया है उनके ऊपर रूल करके। प्ले को शायद कोई हिंदुस्तानी भी देख ले, पर उससे प्ले में जो खराब हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेशन है वो कम नहीं होगा। प्ले की बुनियाद अंग्रेजी कॉलोनियल मेंटालिटी थी और अंग्रेजी कॉलोनियल मेंटालिटी रहेगी। अच्छा, तो RRR के हवाले से कई सारे आदिवासी स्कॉलर्स ने, आदिवासी एक्टिविस्ट ने पॉइंट आउट किया है, ये बताया है कि इस मूवी की बुनियाद एक अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी है, जो इन स्कॉलर्स के मुताबिक ज़्यादातर मिडिल क्लास शहरियों के नज़रिए से भी मेल खाती है। यार फिर काश घुसा दिया तुम लोग ने। मैं नहीं बात कर रहा यार, हर जगह वहीं काश घुसा देते हो। हट। पार्ट 4, प्रॉब्लम्स विद RRR। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जिससे बेहद साफ हो जाएगा कि अपर कास्ट हिंदू नज़रिया किस तरीके से इस मूवी में दिखता है। मूवी में राजमौली ने गोंद कम्युनिटी को काफ़ी लाचार दर्शाया है। स्टार्टिंग के ही एक डायलॉग में एक निज़ामी अफसर ये कहते हैं कि गोंद तो एकदम यार नादान लोग हैं, वो चुपचाप जुल्म सह लेते हैं। ये कहते हैं टू एन अंग्रेजी ऑफिसर। पर ये डायलॉग बेहद वाहियात है। निज़ामी सरकार को पता था कि गोंद लाचार नहीं है, ताकतवर है और बगावत के लिए तैयार है। RRR 1920 में सेट है, ठीक है, और 1916 में 4 years बिफोर द फिल्म्स इवेंट्स द गोंद महासभा वॉज एस्टैब्लिश्ड। गोंद समाज को पॉलिटिकली एकजुट करके उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए। गोंद communities were also amongst the first to resist British rule as well। पर इन चीज़ों का मूवी में कोई जिक्र नहीं है। पर कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ है बिटवीन राम एंड भीम।
अल्लूरी सीताराम राजू राम के कैरेक्टर वॉज ऑल्सो एन एडमायरेबल पर्सन, एक अपर कास्ट शहरी जिन्होंने शहर का सुकून छोड़कर अपनी जान कुर्बान कर दी आदिवासी हक की लड़ाई लड़ते हुए। पर कुमरम भीम कोई कम थोड़ी थे। बार बार इस मूवी में भीम के कैरेक्टर को नादान दिखाया गया है, जो सिर्फ इमोशंस के जरिए से सोचते हैं। Whereas on the other hand, the upper caste जनेऊधारी राम is the one who reads books, thinks rationally. ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए राम लंबा चौड़ा प्लान बनाते हैं बंदूक इकट्ठा करने का, और भीम तो तेंदुए को पकड़कर बैटलफील्ड ले आते हैं। मूवी के एंड में जब भीम राम और सीता को एक कर देते हैं तो राम फरमाते हैं कि भीम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भीम कहते हैं कि साहब मुझे बस पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। जबकि कुमरम भीम ने बिना किसी स्कूल के सहारे अपने आप से इंग्लिश, उर्दू और हिंदी सीख ली थी। इस सीन के एंड में राम एक सफेद झंडे पर जल जंगल जमीन लिख के भीम को पकड़ा देते हैं। ये शॉट राजामौली की हिपोक्रेसी की सीमा है और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है उनके अपर कास्ट हिंदू नजरिए का। जल जंगल जमीन का नारा भीम ने खुद दिया था, किसी और ने उनको ये नारा बताया नहीं था। पर राजामौली को तो एक नादान और हेल्पलेस आदिवासी कैरेक्टर दर्शाना है, उसमें ये फैक्ट दखल देता है, तो 9-2-11। ऐसे मिसरिप्रेजेंटेशन पे गुस्सा होने के बहुत सारे रीजंस हैं, पर राइट विंग के आउटरीच को बस इससे मतलब था कि कुमरम भीम ने मुसलमान आउटफिट ऐसे कैसे पहन ली। वो तो विराट हिंदू थे जो एक एंटी मुस्लिम, एंटी निजाम जंग लड़ रहे थे। बट जैसे हमने देखा कुमरम भीम की लड़ाई एंटी मुस्लिम नहीं थी, वो एंटी फ्यूडल और एंटी कास्ट थी। एंटी फ्यूडल और एंटी कास्ट। Some of the biggest zamindars in the Nizam state were upper caste Hindus like Lakshman Rao. ऊपर से कुमरम भीम हिंदू नहीं थे। उनके नाम में जो भीम है वो महाभारत का भीम नहीं है, वहाँ से नहीं आता। वो भीमल पेन से आता है, an ancestral rain god in the Gond community. राजामौली के लिए ये बददिमाग मिसरिप्रेजेंटेशन कोई नई बात नहीं है। आकाश पोयम लिखते हैं कि बाहुबली द बिगिनिंग में जो दुश्मन दिखाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, उनको एक्सप्लिसिटली आदिवासी तो नहीं बताया गया, पर उनके मुंह काले कर कर उनको राक्षस की तरह दर्शाया गया है। एक रेशियल ग्रेडियंट दिखाया गया है और उनको ऐसे कपड़े और ज्वेलरी पहनाई गई है विच टिपिकली सिग्निफाई आदिवासी कल्चर। अब आप मेरे से कहेंगे यार ठीक है यार, ये सब छोड़ो, होता रहता है हर मूवी में। अब अच्छा, पर अगर ऐसा नेगेटिव मिसरिप्रेजेंटेशन राजपूत, ठाकुर या ब्राह्मण कम्युनिटी के साथ होता तो कितने थिएटर जला देने की धमकियां आती और डायरेक्टर को कितने माफ़ीनामे जारी करने पड़ते, ये आपको पता है। इस मूवी पे बवाल नहीं हुआ क्योंकि बनाने वाला आदिवासी नहीं है, बॉम्बे और हैदराबाद में देखने वाले आदिवासी नहीं हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों में कितना मीनिंगफुल आदिवासी रिप्रेजेंटेशन है ये तो आप जानते ही होंगे। पार्ट 5, तो हम करें तो करें क्या। देखो, मूवी देखने में आपको मज़ा तो आया होगा, सच बोलो थिएटर में चिल्लाए थे कि नहीं थे, हैं? क्योंकि ये मूवी एक बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमलिस्ट ब्लॉकबस्टर है, एकदम सेंसरी ओवरलोड। और इतनी मस्त मूवियाँ आजकल बॉलीवुड कहाँ बनाता है। एंड इफ़ यू आर तेलुगु or any other kind of South Indian, then you are certainly feeling proud that the Indian movie discourse is no longer Hindi centric, and that's great news. I am all in for Dravidian assertion. Now, if someone calls you a Madrasi in Delhi, along with telling them that the South is so much more developed and has a higher literacy rate, we can also tell them that our movies are the best. But we can do better. Our movies can do better, and well, they have done better. South Indian movie industries have produced socially conscious movies of the kind you will rarely find in the Hindi industry. So as South Indians, we need to do two things. Number one, educate ourselves and overcome our own prejudices and biases. Literacy rate is slightly better in South India, but South India is still deeply casteist. Learn more about Komaram Bhim and unlearn your own biases. Point 2, start a conversation about why Rajamouli's representation might not be the best and might be slightly horrible. And if you are North Indian, तो भाई congratulations, अब तो मजबूरन South Indian movies देखनी पड़ रही है। तो एक काम करो, ये वाली तो अच्छी लग गई तुम्हें, भीम का कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया होगा, तो एक काम करो, एक और मूवी है साउथ इंडियन मूवी है, वो वाली देख लो, भीम पसंद, जय भीम करके एक मूवी है, वो देख लो, प्राइम पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, बहुत आसान है, एक क्लिक अवे एंड बेहतरीन सोशली कॉन्शियस पर मजेदार मूवी। एंड if you're Adivasi, then you know way better than me on this issue, and I will keep my mouth shut.
आया था ब्रो टाइगर ऐसे विशाल का था, ऐसे जम किया था उसके ऊपर ऐसे वो करके आया ऐसे करके ऐसे कर रहा था, फिर वो ऐसे क्या